अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 से, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने पिछले जो चैप्टर्स हैं उनको छोड़ दिया, लेकिन उनको मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, बल्कि बाद स्टूडेंट्स जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप चैप्टर नंबर 13 से ऑनवर्ड जाएँ, क्योंकि ये अभी तकरीबन सेशन का अख्तिताम चल रहा है। तो बहुत से जो है ना टॉपिक्स हमारे जो है जहन में क्लियर नहीं है, और वो चैप्टर नंबर 13 और इससे ऑनवर्ड जो टॉपिक्स हैं तो आप उनको डिस्कस करें। तो चलिए जी चैप्टर नंबर 13 से डिस्कस करते हैं। और चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है जी? सिंपल, वेरी सिंपल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज को डिस्कस करते हैं, और जब वो एट रेस्ट होता है, मींस वो चार्ज जब चार्ज एट रेस्ट होता है, वो जब मूव नहीं कर रहा होता, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एज ए होल चार्ज को भी डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रो मींस चार्ज, ठीक है जी, और स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस चार्ज एट रेस्ट, ठीक है जी। एज ए होल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बन गया? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, सब ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of charges when they are, or the charge when it is at rest, ठीक है जी। सो वेरी सिंपल। अच्छा जी, अब व्हाट इज चार्ज? चार्ज की जब बात आती है तो चार्ज क्या है जी? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी। और कुछ लोग इसको कहते हैं जी, कुछ बुक्स में इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है जी। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते कि किस तरह की प्रॉपर्टी है। ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी, जिस तरह के व्हाट इज मास, मास जिस तरह क्या है जी, इसको आप फर्दर डिफाइन नहीं कर सकते भाई व्हाट इज मास। ये प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, खुसूसियत है। इसी तरह से चार्ज क्या है? ये भी एक प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की। चार्जेस उमूमन किस चीज़ पर होती है? मास पर होती है। सो दे आर बोथ इंटर रिलेटेड। चार्जेस एंड मासेस क्या है जी? ये इंटर रिलेटेड है। व्हाट इज मास? मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। द ग्रेटर द मास, द ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। सिमिलरली क्या, व्हाट इज चार्ज? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी मास पर। अगर इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, द ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, द ग्रेटर विल बी द प्रॉपर्टी over that mass. So they are both interrelated, ठीक है जी। इसके हम मज़ीद डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके जो चार्जेस होंगी, लेट सपोज जो लाइक चार्जेस हैं, लेट सपोज इसको मैं लिखता हूँ जी प्लस और प्लस, माइनस और माइनस। इस तरह के जो चार्जेस होंगे उन पर कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये इनके आपस में कौन से फोर्सेस होंगे भाई? हाँ, इनके आपस में होंगे रिपल्सिव फोर्सेस। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी। और जो अनलाइक चार्जेस हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये क्या करेंगी? इनके दरमियान होंगी अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है जी, अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ये फर्दर अगर इसको हम क्या करें, चार्ज को, उनके प्रॉपर्टीज को अगर हम डिस्कस करें, तो उनमें से जो लाइक चार्जेस हैं उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस होंगी, और जो अनलाइक चार्जेस हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। अभी मैं इस पर ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करता, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज से आगे चल के हम डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी, आपको ये बात याद रखनी है। अच्छा जी, अब कितने किस्म के चार्जेस, ये तो हमने डिस्कस किए जी। दो किस्म के चार्जेस, एक को प्लस कहते हैं, दूसरे को माइनस। एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। अब ये दो, किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज किस तरह करते हैं? चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को हम किन तरीकों से चार्ज करते हैं और उन पर हम चार्ज किस तरह लेके आते हैं? अगर आप थोड़ा सा फिजिक्स से हटकर अ लिटिल बिट केमिस्ट्री में जंप करें और उधर देखें, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये एक, लेट सपोज ये क्या है, ये एक एटम है। किस चीज़ का एटम है? सोडियम का एटम है। मिसाल के तौर पे सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं जी? प्रोटॉन से मुराद पॉजिटिव चार्जेस 11 है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जी? इलेक्ट्रॉन भी इसमें 11 है ऑब्वियसली, ठीक है जी। 2 4 6 और ये 8
और जी ये आ गया 11। तो इधर आप देख सकते हैं इन पे कौन सी चार्जेस हैं, ये सब नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 11 नेगेटिव चार्जेस हैं और 11 ही पॉजिटिव चार्जेस है। तो टोटल चार्जेस सोडियम पे क्या आता है जनाब, अगर हम देख लें तो सोडियम पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर है। तो एज ए होल सोडियम पे क्या चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। इसलिए हम कहते हैं कि एटम क्या है, न्यूट्रल है। इस पे चार्ज कब आएगा, जब ये सोडियम रिएक्ट करेगा किसी दूसरे एटम के साथ। सपोज क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो इसमें प्रोटॉन 11 बच जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन कितने बच जाते हैं, 10। तो प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ जाती है। जब प्रोटॉन कितने बढ़ जाते हैं, 1 बढ़ जाता है, तो +1 इस पे चार्ज आ जाता है। इसी तरह क्लोरीन जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके पहले इसमें 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 प्रोटॉन थे। अब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का इजाफा आ गया, तो प्रोटॉन पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, वो एक्सीड कर गया, ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से इस पे -1 क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब आप देख सकते हैं चार्ज क्या है, ये एक मास पर, मास सोडियम क्या है, ये भी एलिमेंट है, मास ही है। इस पे ये प्रॉपर्टी कब आई, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो अगर हम केमिकल यानी केमिस्ट्री की तरफ जाएं तो चार्ज को फिर इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो उस पर जो प्रॉपर्टी आती है वो चार्ज कहलाती है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है तो उस पर जो प्रॉपर्टी आती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको भी हम चार्ज कहते हैं। और फिर फर्दर केमिस्ट्री इसको डिफाइन करता है कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो लॉस करते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। बहरहाल ये तो केमिस्ट्री की बात हुई है, और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हुई। समटाइम्स इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, बहुत से ऐसे बॉन्ड्स है कि जब बनते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होती, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेशन, वो तो अलग केमिस्ट्री का एक वो अलग एक दुनिया है। लेकिन बहरहाल इधर हम डिस्कस करते हैं कि एटम्स एज ए होल, जितने भी एटम्स हैं, जितने भी मासेस हैं, वो तमाम की तमाम क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, इससे मुराद क्या, उन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बराबर है। अच्छा, तो फिर ये इन पे चार्ज कब आता है, इलेक्ट्रिफिकेशन, जी इन पे हम चार्ज लेके आते हैं, और हम 2 तरह से इन पे चार्ज लाने की कोशिश करते हैं, बल्कि 2 तरीके हैं इन पे चार्ज लाने की। नंबर 1 क्या है जी, इलेक्ट्रिफिकेशन। अच्छा जी, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कॉन्टैक्ट मेथड, इसको हम कॉन्टैक्ट मेथड भी कहते हैं, बाय कॉन्टैक्ट। और नंबर 2 क्या है जी, इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्जिंग। ठीक है जी, चार्जिंग बाय या थ्रू इंडक्शन। इसको हम ब्रीफ में इन 2 मेथड्स को डिस्कस करते हैं जी, इलेक्ट्रिफिकेशन थ्रू या बाय कॉन्टैक्ट। इसको हम कॉन्टैक्ट मेथड कहते हैं। कॉन्टैक्ट मेथड में क्या होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे एक सरफेस, किसी ऑब्जेक्ट के एक सरफेस को आप दूसरे सरफेस से क्या करते हैं, रब करते हैं, उसको आप रगड़ते हैं। जब आप उन दोनों को रब करते हैं तो क्या होता है, उनमें से एक सरफेस जो होती है, वो एक जो ऑब्जेक्ट होता है, उन पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन उनसे क्या हो जाते हैं, उनको नेसेसरी आयोनाइजेशन एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लॉस होकर इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन एनर्जी जब मिलती है तो वो अपने आउटर मोस्ट शेल को छोड़ देते हैं, और दूसरा जो नेबरिंग नियर बाय जिसके साथ वो रब कर रहा है, उनको वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो एक लॉस कर लेता है और दूसरा गेन कर लेता है। बट दिस ट्रांसफर, दिस लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली टेम्परेरी, इट इज़ नॉट ऑन द परमानेंट बेसिस, मुस्तकिल तौर पे नहीं होता। आप देख सकते हैं, लेट्स सपोज दिस इज अ मार्कर, ये एक मार्कर है, और इस मार्कर को मैं रब करता हूँ अपने हेयर्स के साथ, अपने बालों के साथ। इसको जब मैं रब करूँगा, ठीक है जी, तो ये क्या करेगा, ये चार्ज होगा। और ये चार्ज हुआ कि चार्ज नहीं हुआ, इसको हम किस तरह टेस्ट करेंगे। लेट्स सपोज ये एक पीस ऑफ पेपर है, छोटा से कागज़ का क्या है, एक टुकड़े हैं 2, ठीक है जी, मेरे हाथ में 2-3 टुकड़े हैं कागज़ के, और मैं देखता हूँ
कि लेट सपोज अगर इस मार्कर को मैं इसके करीब लेके आता हूँ तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं करते, आप देख सकते हैं कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है इनमें से, किसी मास पर भी एबिलिटी नहीं है, ठीक है, कि वो इसको क्या करे, अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। अब इसको मैं चार्ज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, थ्रू कॉन्टैक्ट मेथड, इसमें कॉन्टैक्ट में आ रहा है दो मेथड, एक मेरे हेयर और दूसरा क्या, मार्कर। इन दोनों को मैं इन कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। जब इनको मैं रब करूँगा तो इस मार्कर को और मेरे जो हेयर्स है इनके जो एटम्स है उनको नेसेसरी आयनाइजेशन एनर्जी मिलेगी, और वो आयनाइजेशन एनर्जी जब मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक लॉस करेगा और दूसरा उन इलेक्ट्रॉन को लेगा, वो गेन करेगा। तो ऑटोमेटिकली इन पे क्या आएगा, लॉस और गेन में। अगर ये टेम्परेरी होता है इस पर चार्ज आएगा, इन पर वो प्रॉपर्टी आएगी, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आएगी जो कि अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है जी। अच्छा, तो इसको मैं आपके लिए एज एन एग्जांपल लेता हूँ और इसको मैं इधर रब करता हूँ अपने हेयर्स के साथ। जब मैं इसको रब करूँगा और इसको इसके करीब लेके आऊँगा, आप देख सकते हैं जी, दोनों ये देखिए जी, दोनों कागज़ के टुकड़े ये देखिए जी। अगेन इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ से आया है, इस मार्कर पे एक चार्ज आया। इसी तरह मेरे बाल भी चार्ज हुए, वो भी आप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इनमें ये जो प्रॉपर्टी आई ये किस वजह से आई, इलेक्ट्रिफिकेशन और चार्जिंग थ्रू बाय कॉन्टैक्ट मेथड, ठीक है जी, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कॉन्टैक्ट, ठीक है जी। ये देखें आप, सो वन इज कॉन्टैक्ट मेथड। अगर आप सिल्क क्लॉथ को या वूलन क्लॉथ को लेंगे और एक ग्लास रॉड के साथ रब करेंगे और उस ग्लास रॉड को आप नियर बाय स्मॉल पार्टिकल्स के करीब लेके जाएंगे तो क्या करेगा, वो उन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि उस पर वो प्रॉपर्टी आ गई जिसको हम चार्ज कहते हैं। किस वजह से आई, किस मेथड से आई, किस तरीके से आई, इलेक्ट्रिफिकेशन थ्रू कॉन्टैक्ट, चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय ब्रिंगिंग द टू ऑब्जेक्ट्स, द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, टू मासेस इन कॉन्टैक्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ, दोनों सरफेसेस चार्ज हो गई, ठीक है जी। दूसरा जो मेथड है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन और चार्जिंग थ्रू इंडक्शन। इनमें से हम दो ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, और किस तरह चार्ज करते हैं, एक दूसरे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को उसके करीब लेके जाते हैं, और वो चार्ज उनमें से क्या करता है, चार्ज उन पे इंड्यूस करता है। आप इसको कहते हैं कि मुंतकिल कर देता है चार्ज, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल थ्रू इंडक्शन, इसको आप देख सकते हैं जी, ये एक स्फीयर है, ठीक है जी, मेटालिक स्फीयर। इसको हमने इधर एक स्टैंड पे खड़ा किया, ये एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज एक रॉड है जो कि ऑलरेडी चार्ज है, और इस पर कौन सा चार्ज है जी, ये नेगेटिवली चार्ज है, और मैं चाहता हूं कि इस स्फीयर को मैं पॉजिटिव चार्ज इस पे लेके आऊं। अगर इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लेके आनी है तो जो नियर बाय वो ऑब्जेक्ट जो कि चार्ज ऑब्जेक्ट है उसको मैं नेगेटिव लूंगा। अगर इस पे मैं नेगेटिव चार्ज लेके आना चाहता हूं तो उस ऑब्जेक्ट को मैं पॉजिटिव लूंगा, ठीक है जी। अच्छा, जब इस चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके करीब में लेके जाऊंगा तो इसमें पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस क्या है जी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इससे पॉजिटिव चार्जेस भी है और नेगेटिव चार्जेस भी है। तो इसके करीब जब ये चार्ज को मैं लेके जाऊंगा तो इनमें से जो पॉजिटिव चार्जेस होंगी वो क्या करेंगी, वो एक साइड पर जमा होना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के दरमियान क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। हमने अभी बात की, अनलाइक चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और इसी तरह इनके जो नेगेटिव चार्जेस इसमें हैं वो दूसरी तरफ भाग जाएंगे। क्यों, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज और उनके दरमियान कौन सी फोर्स है, रिपल्सिव फोर्सेस है। तो वो रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या करेंगे, उस एक साइड पे भाग जाएंगी और दूसरे साइड पे क्या करेंगी, आपके पास पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट होकर एक्यूमुलेट होना शुरू कर देंगे, यानी कि जमा होना शुरू कर देंगे। तो इस केस में क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव चार्जेस है इनको आप एक वायर के जरिए से नीचे डीप इनसाइड द ग्राउंड आप क्या करेंगे, ग्राउंड कर लेंगे, अर्थ कर देंगे। जब ये अर्थ हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये जो चार्जेस है भाई ये भागना चाहते हैं इस तरफ, इधर ये जमा हो गए हैं। क्यों, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है। आपने इस चार्ज को यही रहने देना है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, आगे पीछे नहीं करना इस बॉडी को, ठीक है जी। तो जब ये आगे जाना चाहती है, निकलना चाहती है, लेकिन इनके लिए आगे रास्ता नहीं है, फिर हम रास्ता खुद प्रोवाइड करते हैं। और रास्ता किस तरह प्रोवाइड करते हैं, एक मेटालिक वायर, एक तार को लेकर ग्राउंड में इसको डीप इनसाइड अर्थ कर लेते हैं, ग्राउंड कर लेते हैं, तो इनको एक रास्ता यानी कि दरवाज़ा खुल जाता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर में अंदर जाकर ज़मीन में
न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अगर नेगेटिव चार्जेस आएंगे उधर पॉजिटिव के साथ मिलकर ये नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगी, प्लस माइनस न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। अच्छा, अब ये जो चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस तो निकल गई, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं आप क्या करेंगे अब जी, अब आप ये करेंगे, ये देखिए जी, इसका मैं एक सेकंड डायग्राम इधर आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। पॉजिटिव चार्जेस सारी की सारी इधर थी, अगर मैं इस चार्ज को इस बॉडी को वापस करता हूँ, मतलब इसको इससे दूर लेके चलता हूँ, तो ये जो पॉजिटिव इसके बाद आप वायर को क्या करेंगे, हटा लेंगे, तार को हटा लेंगे, और ये जो पॉजिटिव चार्जेस होंगी ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। मीन्स कि आपने रास्ता बंद कर देना है, इधर वापस इधर नेगेटिव चार्जेस नहीं आनी चाहिए। और इसको आप दूर करेंगे, वायर को हटाकर इस ऑब्जेक्ट को दूर करेंगे, तो क्या होगा जी, ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बराबर बराबर इस पूरे स्फीयर में। तो ये जो स्फीयर हुआ, जो मेटालिक स्फीयर था, तांबे का आप ले सकते हैं, ठीक है जी, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, सिल्वर का, आयरन का। तो ये जो स्फीयर है जी मेटालिक, ये चार्ज हो गया, और किस मेथड से हमने चार्ज किया, थ्रू इंडक्शन। इसको हम इसके करीब लेके गए, इसको इसके साथ इन कांटेक्ट नहीं लेके आए, टच नहीं किया इसने, इसके करीब लेके आए, और ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट था इसने इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या किया, इंड्यूस किया बाय रिपेलिंग द नेगेटिव चार्ज डीप इनसाइड द अर्थ। सो किसी भी ऑब्जेक्ट पर ये प्रॉपर्टी लाने के लिए, यानी कि ये प्रॉपर्टी उसमें मुंतकिल करने के लिए, जिसको हम चार्ज की प्रॉपर्टी के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, हम क्या करेंगे, दो मेथड यूज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट मेथड एंड इलेक्ट्रिफिकेशन थ्रू इंडक्शन। ठीक है जी। सो नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप? अच्छा जी, चार्ज को समझने के बाद और किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के जो मेथड्स हैं उनको स्टडी करने के बाद अब हम आते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेचर ऑफ द चार्ज को मालूम करने के लिए कि उस पर कौन सा चार्ज है, और किसी भी चार्ज को टेस्ट करने के लिए हम एक डिवाइस जो है ना उसको हम डिस्कस करते हैं, जिसको हम लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, आपके बुक में सिस्टमेटिक डायग्राम गिवन होगा, ये मैंने बनाया है, बहरहाल आप इसी से समझने की कोशिश करें। ये मुश्तमिल होता है जी एक मेटालिक स्फीयर पर और एक मेटालिक रॉड पर। इसके जो इनर पार्ट हैं उन पर हम क्या करते हैं, गोल्ड यानी सोने के या सिल्वर के जो है ना वो लीव्स यानी कि पतले से जो है ना लीव्स जो हम इसके साथ अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं। लेट सपोज ये गोल्ड फॉयल यानी गोल्ड लीव्स हैं, और इसी तरह से ये एक इनक्लोज सरफेस है, बाहर से बिल्कुल इनक्लोज। अच्छा, जब हम इस ऑब्जेक्ट को लेट सपोज इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लेकर आते हैं और इस पर हम नेचर ऑफ द चार्ज को क्या करते हैं, उसको हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक बात का इल्म होना चाहिए कि जो लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है इस पर कौन सा चार्ज है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी। लेट सपोज ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है जी, नेगेटिवली चार्ज, ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर मैं एक ऐसे चार्ज को जो कि इसके करीब लेके आऊँगा वो भी नेगेटिव हुआ, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है इस पे जो चार्ज है और जिस ऑब्जेक्ट को मैं इसके करीब लेके आता हूँ उस पे जो चार्ज है, दोनों का नेचर सेम है, मीन्स इसका तो मुझे पता है कि नेगेटिव है। अब इसका जो क्या है, ये इस पे कौन सा चार्ज है, तो इसका अभी पता चलेगा। अगर लेट सपोज इस पे भी नेगेटिव हुआ, सेम चार्जेस हुए दोनों पर, तो इसको जब मैं इसके करीब लेके आऊँगा तो ये जो नेगेटिव चार्जेस होंगे ये इसके और इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेज होंगी। कौन सी फोर्सेज? रिपल्सिव फोर्सेज। तो ये चार्ज ऑब्जेक्ट, ये चार्ज बॉडी इन नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं इनको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जब ये रिपेल होंगी तो इस रॉड में ये नीचे की तरफ आएंगी जी, इस तरफ भागेंगी। ये ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, और जब ये नेगेटिवली चार्ज मजीद चार्जेस इधर आ गई तो इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस क्या होंगी, ये बढ़ जाएंगी। जब ये रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी तो ये क्या होगा जी, ये जो नीचे आपके पास लीव्स हैं ये डाइवर्ज कर जाएंगी, इनमें डाइवर्जेंस होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक है जी, इनके दरमियान डिस्टेंस में इजाफा आएगा। तो जब ये डाइवर्ज कर जाए तो ये इस बात की दलील है कि ये जो चार्ज आप इस इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेके आए हैं उस पे भी वही चार्ज है जो चार्ज
इस इलेक्ट्रोस्कोप पे है तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव है, हमें ऑलरेडी पता है, तो इस ऑब्जेक्ट की चार्ज की नेचर क्या होगी, वो भी नेगेटिव होगी। और अगर इन केस ये चार्ज जो हम इसके करीब लेके आए हैं वो पॉजिटिव हुआ, ठीक है जी, अनलाइक चार्जेस हुआ, मीन्स के जो चार्ज इस इलेक्ट्रोस्कोप पे है उस पे वो चार्ज नहीं है बल्कि उसके अपोजिट चार्ज है, ये जी ये ले आप। सो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होगा, ये जो चार्जेस होंगी प्लस और माइनस, इनके दरमियान कौन सी फोर्सेज है, अट्रैक्टिव फोर्सेज है। जब अट्रैक्टिव फोर्सेज है तो ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये तमाम की तमाम दौड़ना शुरू कर देंगी किस तरफ, इस तरफ, ये आप देख सकते हैं जी, इस तरफ, तो तमाम की तमाम स्फीयर में जमा होना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस प्लस और इन माइनस के दरमियान कौन सी फोर्सेज है, अट्रैक्टिव फोर्सेज है। तो जब ये इस तरफ भागना शुरू कर देंगी तो इधर से ये चार्जेस क्या होंगी, इनके दरमियान जो रिपल्सिव फोर्स थी तो नेगेटिव की वजह से थी, नेगेटिव इधर से हट गई तो इनके दरमियान जो डाइवर्जेंस थी वो क्या कर जाएंगी, वो कन्वर्ज कर जाएंगी। इन केस इंस्टेड ऑफ डाइवर्जेंस ये क्या कर जाएंगी, डाइवर्जेंस की बजाय ये क्या कर जाएंगी, कन्वर्ज कर जाएंगी, मीन्स ये करीब आ जाएंगी, रिपल्सिव फोर्स खत्म हो जाएगी या कम पड़ जाएगी। तो ये रिपल्सिव फोर्स क्यों पड़ गई, कम पड़ गई, क्योंकि इधर से चार्जेस इधर आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि ये प्लस था और ये माइनस, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स था, ठीक है ना जी। सो ये जरूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये नेगेटिवली चार्ज होगा पहले से, नहीं, ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, लेकिन इस पे जो चार्ज होगा वो आपको पता होगा। और जो ऑब्जेक्ट आप इसके करीब लेके आ रहे हैं उस पर कौन सी चार्ज है, किस नेचर की चार्ज है, उनको आपने मालूम करना है। और वो इस तरह से मालूम होगा कि अगर इस पे चार्ज और इस दोनों पे चार्ज सेम है तो ये लीव्स क्या करेंगी, डाइवर्ट करेंगी। अगर अनलाइक चार्जेस है, मतलब इस पे जो भी चार्ज है और जो आप इसके करीब लेके आ रहे हो उस पे इसके मुखालिफ चार्ज है, तो ये क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी। किस तरह कन्वर्ज करेंगी वो आपने देख लिया, ठीक है जी। सो यहीं तक, टुमारो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, कल कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। कूलम जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है और ये चार्ज को डिस्कस करने के लिए इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इंशाल्लाह कल दोबारा नए टॉपिक के साथ, कूलम लॉ के साथ हाजिर होंगे। टिल देन जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।